नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के सियासी संकट की खबर के साथ में। दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे अब स्वीकार भी कर लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा कर जो है अपना दे दिया है। और अब नई सरकार बनाने को लेकर घमासान महाराष्ट्र में शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। बाकायदा देवेंद्र फडणवीस जश्न मनाते हुए नजर आए। ये वो तस्वीरें हैं जब उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा था और अब नई सरकार बनाने को लेकर जद्दोजहद तेज होती हुई भी नजर आ रही है। तो उद्धव ठाकरे ने बुधवार को लंबी जद्दोजहद के बाद महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलते हुए विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी। इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए उद्धव ठाकरे ने एक तरह से भविष्य के लिए भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो उस राह पर जाना ही नहीं था, लेकिन मैं चला गया। उन्होंने इस दौरान एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सत्ता के पेड़े मुबारक हों, मुझे तो आप लोगों का प्यार ही चाहिए। उद्धव ने कहा कि मैं नंबर गेम में नहीं जाता। हो सकता है कि उन लोगों के पास बहुमत हो, लेकिन वो कैसे जुटाया गया ये भी देखना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान मेरे पास मां है के अंदाज में कहा कि मेरे पास शिवसेना है। साफ है कि आने वाले दिनों में वो एक बार फिर से अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की राह पर ही निकलने वाले हैं। दरअसल 2019 में महाविकास अघाड़ी के सीएम के तौर पर उद्धव ठाकरे ने जब शपथ ली थी तो वो मातोश्री की परंपरा से अलग था। उससे पहले बाला साहेब ठाकरे करीब 5 दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के सिरमौर रहे, लेकिन कभी सीएम, केंद्रीय मंत्री या फिर सदन का सदस्य बनने से वो दूर ही रहे। वो सरकारों को आशीर्वाद देने की भूमिका में ही रहे और किसी भी सरकार की नाकामी अथवा सफलता की आंच उन तक नहीं पहुंची। शायद यही वजह थी कि ठाकरे परिवार हमेशा शिव सैनिकों के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा और कभी निजी आलोचना नहीं हुई। शिवसेना की राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने खुद सीएम का पद स्वीकार किया और बेटे आदित्य ठाकरे को कैबिनेट का हिस्सा बनाकर उस नैतिक आभा को कमजोर कर दिया जो अब बाला साहेब के दौर में थी। ऐसे में वही होना था जिसका डर था। सरकार की तमाम फैसलों के लिए सीधे उद्धव ही निशाने पर आए और लगातार ऐसी होने से उनकी छवि भी धूमिल हो गई और आखिरकार एकनाथ शिंदे गुट ने ऐसी बगावत कर दी कि सत्ता के साथ पार्टी भी जाती दिखी। ऐसे में उद्धव ठाकरे का यह संदेश कि मुझे उस रास्ते पर जाना ही नहीं था और मेरे पास शिवसेना है, उनके बदले रवैये का संकेत दे रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के एक बार फिर से पार्टी कैडर को मजबूत करने का काम करते हुए वो नजर आएंगे और पिता की सीख पर चलते हुए सत्ता से दूर रहकर सियासत करेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद संजय राउत की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे की बातों को दोहराते हुए कहा कि हमें अपनों ने धोखा दिया। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है। संजय राउत ने कहा कि कल जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो हम भावुक हो गए। उद्धव ठाकरे पर सभी का भरोसा है, हर जाति और धर्म के लोग उनका समर्थन करते हैं। सोनिया गांधी और शरद पवार को उन पर भरोसा है। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि हमें अपनों ने दगा दिया, अपने लोगों ने खंजर घोंपा। उद्धव ठाकरे को दगाबाज कैसे दोष दे सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि बागी विधायकों को सरकार गिराने का ठेका मिला था। दगाबाजों का महाराष्ट्र में यह नया प्रयोग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने आगे कहा कि शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है। ये बाला साहिब का मंत्र रहा है, हम वापस काम करेंगे और फिर अपने दम पर सत्ता में आएंगे। वहीं ईडी के सामने पेशी पर संजय राउत ने कहा कि मैं कल ईडी के सामने पेश होने जाऊंगा। बता दें कि ईडी ने संजय राउत को पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में 1 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। तो महाराष्ट्र में उठापटक खूब देखने को मिली। करीब 9 से 10 दिन तक सियासी घमासान खूब देखने को मिला और उसके बाद आखिरकार उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब जो राजनीतिक परिदृश्य बनता हुआ नजर आ रहा है, जो तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है, वो एक सवाल जरूर पूछ रही है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार युग का अंत
हो चुका है। ये सवाल इसलिए भी कि जिस तरह से शरद पवार ने जब चुनाव हुए थे उसके बाद शिवसेना को समर्थन देकर पीछे से सरकार चलाने की जो वो उनकी मंशा थी वो खत्म हो गई है। और अब कहीं ना कहीं जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने सियासी तिकड़म अपनाया या फिर जिस तरह से उनकी पूरी भूमिका रही, वो कहीं ना कहीं एक जेंटलमैन बनकर उभरते हुए नजर आए हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले बीजेपी पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुई थी। साफ तौर पर बीजेपी यही कह रही थी कि शिवसेना का ये अंदरूनी मामला है। तो जो गलती पहले बीजेपी ने की थी उससे सबक बीजेपी ने जरूर लिया है। लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव देखने को मिला है उसके बाद बीजेपी के लिए यह अच्छी खबर निकलकर सामने जरूर आ रही है कि बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई महाराष्ट्र में नजर आ रही है। अब बात अमरनाथ यात्रा की भी कर लेते हैं। दरअसल अमरनाथ यात्रा की आज से औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और बाबा भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना भी हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। पहलगाम बेस कैंप में करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 2 साल बाद शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 43 दिन तक चलेगी। आज से शुरू हुई यात्रा 11 अगस्त को समाप्त होगी। 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने की उम्मीद है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से हर दिन 10-10 हजार श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाएंगे। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने बताया कि पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने सभी तैयारियां कर ली हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को जम्मू आधार शिविर से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। पहले जत्थे में 4,890 श्रद्धालु शामिल हैं, जो बुधवार तड़के 4 बजे भगवती नगर आधार शिविर से 176 वाहनों में सवार होकर काफिले के रूप में कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि साल 2019 में सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के मद्देनजर यात्रा बीच में ही स्थगित कर दी गई थी। वहीं साल 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी की वजह से यात्रा का आयोजन नहीं किया गया था। केवल सत्यापित तीर्थयात्री ही यात्रा में शामिल हों, ये सुनिश्चित करने के लिए SASB ने अमरनाथ यात्रा के इच्छुक लोगों को आधार या अन्य बायोमेट्रिक सत्यापित दस्तावेज साथ रखने को कहा है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा में ड्रोन और RFID चिप भी हिस्सा हैं। मेरा नाम पूनम कैले, मैं अम्बाला कैंट से आई हूँ। हम 2015 से लगातार बाबा जी की यात्रा में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा वहाँ का अनुभव होता है। मैं तो चाहती हूँ कि हर किसी को वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पे अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। पर जो काम हम मन में सोच लेते वो बन जाता है। भोले बाबा सबकी विशेष पूरी करे। हर हर महादेव। यहाँ पे व्यवस्था ठीक है बट लेकिन एकदम से भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। बट लेकिन हर AC फैसिलिटी अवेलेबल है, नॉन AC भी अवेलेबल है। बेड पे आपको बिल्कुल ही 20 रुपए में एक गद्दा अवेलेबल हो जाता है। फैसिलिटी ठीक है, खाना सबको सही मिलता है बिल्कुल टाइम से। जी 2015 से लेकर अब तक की बात करूँ, हर साल की किस तरह की चेंजेस दिखने को मिली आपको? हर तरह की ये जैसे कि पहले सिक्योरिटी में बहुत चेंजेस हुए हैं। पहले लोग ऐसे ही चले जाते थे बट लेकिन अब सिक्योरिटी मतलब एक VIP सिक्योरिटी आप लोगों को मिलती है। इतनी हम किसी नेता को नहीं कह सकते जितनी हम अमरनाथ यात्रियों को यहाँ मतलब गवर्नमेंट देती है। आए पुणे महाराष्ट्र से आए और बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए और व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, सब अच्छा है और बाबा की कृपा है। यहाँ तक पहुँच गए तो आगे तक पहुँच जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। मेरा नाम पूनम कैले, मैं अम्बाला कैंट से आई। पिछले लंबे वक्त से दिल्ली वालों को गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा था, लेकिन आज की सुबह दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर
लेकर आई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बरसात देखने को मिली है, जिसके बाद मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत मिली है। ठंडी हवाएं और बारिश की बौछारों के साथ आखिरकार मानसून ने राजधानी में दस्तक दे दी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। विभाग की माने तो बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री की कमी आ सकती है। स्काईमेट के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश आगे भी हो सकती है। दिल्ली में बुधवार को मानसून की दस्तक देने की संभावना थी। विभाग ने अनुमान जताया था कि दिल्ली में 29 या 30 जून को मानसून दस्तक दे सकता है। आज बारिश की उम्मीद जताई जा रही थी, जो एकदम सटीक मौसम विभाग की भविष्यवाणी साबित होती हुई नजर आई है। विभाग के मुताबिक 2 से 4 जुलाई तक हल्की बारिश होगी, 5 जुलाई से तेज बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के आसार हैं। तेज हवा के साथ होने वाली बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिन भर की गर्मी के बाद शाम 6 बजे के बाद दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिला। बादल और ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी से हल्की राहत प्रदान की। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार के दिन दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। यह अनुमान जताया गया था, और जो अनुमान जताया गया था वो एकदम सटीक साबित होता हुआ नजर आया। इस दौरान हवा की गति भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। इसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। शुक्रवार और शनिवार के दिन भी बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली में बुधवार को लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ा था। इस दौरान हवा में नमी का स्तर अधिक रहा। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया था। इसके अलावा न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा था। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। हालांकि कई जगहों पर जलभराव की समस्याएं भी सामने आई हैं, और जिस तरह से सुबह के वक्त ये बरसात हुई है तो ऐसे में दफ्तर जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन चिलचिलाती धूप से दिल्ली वालों को राहत मिल गई है। बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामले अब डराने लगे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ी है। भारत में गुरुवार को 18,000 से अधिक नए मरीज मिले हैं, जबकि 39 मरीजों की मौत हुई है। बीते कुछ दिनों से देश में कोरोना केस के आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,819 नए केस मिले हैं। जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं उनमें केरल 4,459 नए केस यहां पर मिले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 3,957, कर्नाटक में 1,945, तमिलनाडु में 1,827 और पश्चिम बंगाल में 1,424 केसेस सामने आए हैं। कुल नए केसों में इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी 72.34% है। नए केसों में से 23.69% सिर्फ केरल से सामने आए हैं। कोविड की वजह से बीते 24 घंटे में 39 और लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोविड की वजह से 5,25,116 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो अब 98.55% है। पिछले 24 घंटे में कुल 13,827 मरीज ठीक हुए हैं, जिससे देश भर में कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,28,22,493 हो गई है। एक्टिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के 1.04 लाख एक्टिव केस हो चुके हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,04,555 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक्टिव केस में 4,953 की वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की कुल 14,17,217 खुराकें दी गई हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कुल 4,52,430 सैंपल की भी जांच की गई है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अगर आप भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए।
और अगर आपका जाना ज़रूरी है तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप कोरोना से बचने के तमाम उपायों का अनुसरण कर रहे हों, आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका आप पालन कर रहे हों। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। आतंकियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। आतंक की जड़ों का उखाड़ फेंकने का काम लगातार जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले में एक मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कुलगाम में अमरनाथ यात्रा के तीर्थ मार्ग के बेहद करीब ये मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों को ये कामयाबी मिली। मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मारे गए आतंकियों को प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय आतंकवादियों के तौर पर उनकी पहचान की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा, मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर के स्थानीय आतंकवादियों के रूप में की गई है। अमरनाथ यात्रा के तीर्थ मार्ग के बेहद करीब होने के कारण ये एक महत्वपूर्ण मुठभेड़ मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि बुधवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम के मीर बाजार इलाके के नौपोरा में ये मुठभेड़ शुरू हुई। फिलहाल बढ़ते आतंकी खतरे के बीच अमरनाथ तीर्थ यात्रा की सुरक्षा निश्चित करने के लिए तीर्थस्थल की ओर जाने वाले वाहन मार्गों पर खोजी कुत्तों का इस्तेमाल भी लगातार किया जा रहा है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।